नमस्कार। स्वातंत्रवीर सावरकर जयंती उत्सव समिति उज्जैन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 28 मई स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी की 137वीं जयंती। निर्भयता, निडरता और निर्भीकता का कोई पर्यायवाची शब्द यदि होगा तो वह है वीर सावरकर। सावरकर जी अपने संपूर्ण जीवन में किसी से भी नहीं डरे। एक अदम्य साहस के साथ वे पूरा जीवन जिए। पुणे में 1897 में रैंड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। प्लेग के दरमियान उसने पुणे के हिंदू घरों में पुणे की जनता पर अनन्वित अत्याचार किए थे, महिलाओं की विटंबना की थी, घरों को बर्बाद किया था। उस जुल्मी रैंड को 22 जून 1897 में साफेकर बंधुओं ने गोलियों से समाप्त किया। उस समय सावरकर जी की उम्र थी मात्र 14 वर्ष, लेकिन वे इस घटना से इतना ज्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने मां भवानी के सामने शपथ ली कि इस जुल्मी ब्रिटिश सत्ता को मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक सशस्त्र क्रांति के द्वारा समाप्त कर कर रहूंगा। और वास्तव में वे अपनी इस शपथ पर अडिग रहे और उन्होंने इस जुल्मी ब्रिटिश सत्ता को यहां से निकलते हुए भी देखा। सावरकर जी बाद में शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब पुणे में आए, तब 1905 में देश का वातावरण बिल्कुल अलग था। सारे देश में बंग भंग आंदोलन की हवा चल रही थी। अंग्रेजी सत्ता भी अपने जुल्म की पराकाष्ठा पर थी। ऐसे समय बिना डरे सावरकर जी ने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली का एक बहुत बड़ा आयोजन किया। वह विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सबसे बड़ा कार्यक्रम था तब तक। उस कार्यक्रम में लोकमान्य तिलक जी भी उपस्थित थे। लेकिन सावरकर जी की सोच कुछ और थी। वे दूर की देख सकते थे। उन्होंने अंग्रेजों को उनके मान में घुसकर ललकारने की सोची। उन्होंने सोचा, तय किया कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा और इंग्लैंड में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन करूंगा। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, देशभक्त थे। उन्होंने वहां गुजरात का एक धनाढ्य परिवार था, उसने एक मकान, उनको बड़ा सा मकान खरीद कर दिया था। उसे इंडिया हाउस बनाकर श्यामजी कृष्ण वर्मा देशभक्त भारतीयों को सीखने के लिए वहां पर बुलाते थे। उनसे कुछ छात्रवृत्ति मिली, कुछ बाकी लोगों ने उनको मदद की और 1906 में वीर सावरकर लंदन पहुंचे। लंदन में पहुंचने के कुछ ही महीनों के बाद 1857 के स्वातंत्र समर की स्वर्ण जयंती का वर्ष आ रहा था, सन 1907। 1857 के स्वातंत्र समर को ये तमाम अंग्रेज, ये हिंदुस्तानी सिपाहियों का असफल विद्रोह इस नाम से चढ़ाते थे। सावरकर जी ने तय करके 1907 को इस स्वर्ण जयंती पर, इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्ण जयंती पर लंदन में एक मोर्चा निकाला। लंदन यूनिवर्सिटी, वे खुद वहां जहां पढ़ते थे, वो सिटी लॉ स्कूल, वो ब्रिटेन का एक बड़ा प्रतिष्ठित ऐसा लॉ स्कूल माना जाता था और सावरकर जी वहां पे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे। उस कॉलेज के विद्यार्थी और बाकी अन्य भारतीय युवा, इन सब को लेकर यह मोर्चा लंदन की सड़कों पर निकला और सबने छाती पर बिल्ले लगाए थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चिरायु हो। अभूतपूर्व दृश्य था। सावरकर जी के निडरता की यह मात्र झलक थी। सावरकर जी ने वहां पर जब ये देखा
कि स्वतंत्रता संग्राम की अवहेलना हो रही है, तब उन्होंने सोचा इसके तह तक जाना चाहिए। सावरकर जी ने अंग्रेजों के जितने म्यूजियम्स थे, उनकी जितनी लाइब्रेरीज थी, वहां पर प्रवेश लेने का प्रयास किया। एक इंडिया हाउस से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, उनकी पत्नी ब्रिटिश थी। उस ब्रिटिश पत्नी के सहायक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम के लाइब्रेरी की सदस्यता ली और वहां पर और बाकी पुस्तकालयों में जाकर उन्होंने लगभग 9-10 महीनों में 1500 पुस्तकें इस विषय पर पढ़ी। 1857 के संबंध में जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनको मिल सकते थे, वे देख सकते थे, वे सारे उन्होंने देखे और उसके बाद साकार हुआ उनका वो महान ग्रंथ 1857 का स्वातंत्र्य समर। वो सब अद्भुत था। अभी तक सारी दुनिया जिसे सिपाहियों का विद्रोह कह रही थी, तो सावरकर जी ने उसे सिद्ध करके दिया, साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ यह सिद्ध करके दिया कि यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह तो भारतीय स्वातंत्र्य समर था। अब जब पुस्तक तो लिखी, पुस्तक मराठी में थी, अब मराठी छपेगी कैसे? भारत में छपाने का प्रयास किया, छप नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि वीर सावरकर ने 1857 के इस युद्ध पर एक पुस्तक लिखी है, तो उन्होंने उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा लिया। छपने से पहले, प्रकाशित होने के पहले प्रतिबंध लगने वाली दुनिया की एकमात्र पुस्तक थी 1857 का स्वातंत्र्य समर। उनके एक सहकारी क्रांतिकारी थे अय्यर, मराठी भी जानते थे। उन्होंने उस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, लेकिन छापने के लिए कोई तैयार नहीं था ब्रिटेन में। फ्रांस में प्रयास हुआ, नहीं छप पाई। आखिरकार हॉलैंड में वो पुस्तक छपी और गुप्त रूप से वो पुस्तक वितरित हुई और शीघ्र ही 1857 का स्वातंत्र्य समर यह सारे क्रांतिकारियों की गीता बन गई। इस पुस्तक का दूसरा संस्करण अमेरिका में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले लाला हरदयाल जी ने प्रकाशित किया था और उसका तीसरा संस्करण 1929 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने प्रकाशित किया। सरदार भगत सिंह सावरकर जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। उन्होंने न केवल यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित की, वरन उसका पंजाबी में अनुवाद करके वो पंजाबी में भी प्रकाशित की। दोनों पुस्तकें गुप्त रूप से भारत में प्रकाशित हुई थी। भगत सिंह जी तो उनके अपने जो आत्मवृत्त जैसे अनुभव है उसमें लिखते हैं कि उन्होंने सावरकर जी की हिंदू पदपादशाही इस पुस्तक का अनेकों बार वाचन किया था। सावरकर जी क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे, वे क्रांतिकारियों के प्रेरणा पुंज थे और इंडिया हाउस में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के दरमियान उनके अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन और तमाम बाकी कार्यवाहियां चल रही थी। मदनलाल धिंगरा नाम का एक देशभक्त युवक वहां पर था। वो सावरकर जी से ऐसा प्रेरित हुआ कि उनसे पीछे लगा कि कुछ न कुछ मुझे काम दीजिए। सावरकर जी ने कहा, देशभक्त होना, राष्ट्र के लिए काम करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत गंभीर है। अगर गीता का सार समझ सको, महाभारत का सार समझ सको, तो देश के लिए क्या करना यह समझ जाओगे। मदनलाल धिंगरा ने मन में निश्चय किया और उसने उस समय इंग्लैंड में एक भारत के मंत्री होते थे जो भारतीय सारी गतिविधियों के इंचार्ज होते थे। वो भारतीय मंत्री का जो सचिव था कर्जन वाइली, वो कर्जन वाइली इंपीरियल थिएटर में कार्यक्रम के लिए आया था। सावरकर जी ने उस इंपीरियल थिएटर में भरे कार्यक्रम के बीच में गोली मारकर, पॉइंट ब्लैंक गोली मारकर कर्जन वाइली की वहीं हत्या कर दी और शांत दत्तचित्त खड़े रहे, यह बताने के लिए कि हां, इस प्रकार से अत्याचार, अन्याय जो अंग्रेज सरकार, अंग्रेज हुकूमत भारत पर कर रही है, यह हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें स्वीकार नहीं है।
इसके विरोध में यह हत्या हुई है। सावरकर जी ने 1906 में तलवार नाम के एक पत्रिका का संपादन किया था। 1906 की तलवार के एक संपादकीय में सावरकर जी क्रांतिकारी और आतंकवादी के बीच का फर्क स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, जिस देश में संविधान नहीं है, जो देश गुलाम है, जिस देश की कोई अपनी भविष्य की रचना नहीं है, उस देश में यह कहना कि संविधानात्मक पद्धति से आंदोलन किया जाए सत्ता के विरोध में, यह मौकरी है, यह हास्यास्पद है, यह भारी भूल है। वहां तो सशस्त्र क्रांति होगी। लेकिन जिस देश का संविधान है और उस संविधान में उस राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति की, सर्वांगीण प्रगति की सारी बातें लिखी है, शपथ ली गई है, ऐसे संविधान अधिष्ठित देश में इस प्रकार की बंदूक उठाना यह मौकरी है, यहां हास्यास्पद है। और सिर्फ हास्यास्पद नहीं है, तो यह बहुत बड़ा गुनाह है। क्रांतिकारी और आतंकवाद के बीच का अत्यंत स्पष्ट ऐसा विभाजन, ऐसा फर्क सावरकर जी ने स्पष्ट किया है। सावरकर जी पे अंग्रेज सरकार की नजर थी, इसलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा उनको फ्रांस लेकर गए। लेकिन यहां सावरकर जी मचल रहे थे कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, उनके अभिनव भारतीय संगठन का क्या हो रहा है, इंडिया हाउस के लोग क्या कर रहे होंगे, आंदोलन की क्या परिस्थिति होगी। इसलिए वे साथियों के मना करने के बाद भी इंग्लैंड में आए और जैसा अपेक्षित था, इंग्लैंड में स्टेशन पर पहुंचते ही उनको वो गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करने के बाद उन पे आरोप लगाए गए, लेकिन सोचा यह गया कि इनके ऊपर अगर भारत की किसी अगर न्यायालय में इनके ऊपर मुकदमा दायर होता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर इंग्लैंड में अगर मुकदमा दायर होता है तो उनके खिलाफ शायद कुछ अंग्रेजों का भी जनमत प्रकट हो जाए। इसलिए उनको इतना ज्यादा अंग्रेज सरकार सावरकर जी से डरती थी कि एक पोस्ट लेकर जाने वाले जहाज में अकेले यात्री थे सावरकर, और पूरी सारी उनकी चाक चौबंद सारी सुरक्षा व्यवस्था, उसके बीच में अकेले यात्री वीर सावरकर, और वो मारिया नाम की बोट से वो भारत की ओर निकले। सावरकर जी तो क्रांतिकारियों के मुकुटमणि थे, सारी योजना तय थी। वो जहाज जब मार्सेलिस के बंदरगाह के पास में रुका, वहां से मार्सेलिस का बंदरगाह बहुत दूर था। मार्सेलिस यहां फ्रांस के दक्षिण का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, आज भी फ्रांस के दूसरे क्रमांक का शहर है। योजना के अंतर्गत तय करके सावरकर जी ने कहा कि मैं शौच को जा रहा हूं। शौचालय में जाते समय जो हाथ की बेड़ियां होती है, पांव की बेड़ियां होती है, वो उतार दी जाती है। वो उतार कर वो शौचालय भेजा गया। वहां के पॉट होल से और इतने ऊंचे से सावरकर जी ने उस अथांग समुद्र में, उस महासागर में छलांग लगा दी। कूदते समय शरीर छलनी हो गया था। समुद्र का वो खारा पानी शरीर को चुभ रहा था। समुद्र के अनेक जीव जंतु वो समुद्र का रौद्र रूप, लेकिन इन सब के बीच में सावरकर की हिम्मत, सावरकर का शौर्य, सावरकर का धैर्य उनको किनारे की तरफ लेकर जा रहा था। किनारे पे दीवार थी, बड़ी मुश्किल से दीवार उन्होंने छलांग लगाई और गीले में भागते भागते शरण किसी के लेने के लिए जा रहे थे। उनको प्रतीक्षा थी कि उनके सहकारी मैडम कामा, लाला हरदयाल, बाकी लोग भी, श्यामजी कृष्ण वर्मा वगैरह वहां पहुंचने वाले थे। लेकिन इसी बीच अंग्रेज उनको पकड़कर फिर से लेकर गए। हिंदुस्तान में उनके ऊपर मुकदमा हुआ, चलाया गया, लेकिन सावरकर जी के मन में कहीं शिकन नहीं थी। सावरकर जी के मन में कोई डर नहीं था।
जब उनको काले पानी के लिए और 2 जन्मों की सजा सुनाई गई, तो सावरकर जी ने बड़े ही धैर्य के साथ उसका सामना किया और बड़े धैर्य के साथ अपने आर्ग्यूमेंट भी रखे। अंग्रेज समझते थे, अंग्रेज जानते थे कि 2 जन्मों की सजा और वो एक के बाद एक हुई सजा, 25 वर्ष और बाद में 25 वर्ष, कुल मिला के 50 वर्ष की सजा। और भारत की जेल में अगर सावरकर रहेंगे तो शायद उनके क्रांतिकारी सहयोगी उनको जेल से छुड़ाकर निकाल ले जाएंगे। इस सोच के अंग्रेज सरकार ने उन्हें अंडमान के काले पानी में भेजने का निर्णय लिया। सावरकर जी जब अंडमान के उस सेलुलर जेल में उस काले पानी में पहुंचे तो वहां के उन्मत्त जेलर ने बड़े व्यंग्यात्मक पद्धति से उनसे कहा, 50 वर्ष 2-2 जन्मों की सजा तुमको मिली है, क्या तुम तब तक जिंदा भी रह पाओगे? सावरकर जी तपाक से उत्तर देते हैं, अरे तब तक तुम्हारी ये अंग्रेजी हुकूमत भी रहेगी। 50 साल की उस सजा के बाद भी सावरकर का मनोधैर्य बिल्कुल वैसा ही था। जेल में बहुत ज्यादा कष्ट थे, बहुत ज्यादा, वर्णन करने के सीमाओं के भी बाहर के कष्ट थे। उनको कोल्हू से जोता जाता था, बैल की जगह सावरकर जी को कोल्हू से तेल निकालना होता था। तेल की मात्रा तय थी, अगर उस मात्रा में तेल नहीं निकला तो कोड़े बरसते थे उस भरी गर्मी में, और वो कोल्हू में पीस रहे हैं, उसमें से तेल निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। खाने के लिए तो कीड़ों से बिलबिलाते हुए रोटी और चावल, सोने के लिए ठीक से जगह नहीं, छोटी सी एक कोठड़ी है। सभी कुछ विषम है, सभी कुछ कठिन है, सभी कुछ दाहक है, लेकिन उस दाहकता के बीच में भी सावरकर जी की राष्ट्रभक्ति, सावरकर जी की देशभक्ति और सावरकर जी का दृढ़ निश्चय मजबूत था। उन्होंने उस सेलुलर जेल में अनेक प्रकार के आंदोलन किए, उन्होंने कैदियों को संगठित किया, अनेक मांगे मनवाई, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई वहां पर। यह बड़ा कठिन और जबरदस्त कालखंड था, लेकिन सावरकर जी उसमें से भी बड़े धैर्य के साथ बाहर निकले। निडरता का पर्यायवाची शब्द यानी वीर सावरकर। सावरकर निडर तो थे, निर्भय थे, लेकिन सावरकर ये दृष्टा थे। दूर की देखने की क्षमता सावरकर जी में जबरदस्त थी। जब 1911 को उनकी जो बोट, उनका जो जहाज अंडमान के किनारे पर लगा, तब अंडमान की वो जगह देखकर, अंडमान का वो स्थान देखकर उस स्फूर्तता के साथ सावरकर जी ने कहा, अरे ये कितनी अच्छी जगह है। स्वतंत्र भारत में नौदल का, नौसैनिकों का एक अड्डा यहां पर होना चाहिए, नौसैनिकी शक्ति यहां पर होनी चाहिए, हमारा केंद्र होना चाहिए नौसेना का, ताकि सारी पूर्व दिशा में हमारा अंकुश रह सके, हमारी ताकत वहां पर रह सके। और ठीक वही हुआ। 70 के बाद में आज अंडमान में नौसेना का एक बहुत बड़ा अड्डा है। लेकिन सावरकर जी दृष्टा थे। 1938 में वे मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। वह साहित्य सम्मेलन मुंबई में था। उस साहित्य सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की, अपने साहित्यकारों को घोषणा की, अपील की कि लेखनी तोड़ो, बंदूकें पकड़ो। इस घोषणा की बहुत आलोचना हुई। एक साहित्यकार, और वो भी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त ऐसा साहित्यकार, यह अपने भाषण में साहित्यकारों से अपील करता है कि लेखनी को तोड़ो और बंदूकें पकड़ो। लेकिन सावरकर जी के विचार इस मामले में अत्यंत स्पष्ट थे। वे चाहते थे कि इस देश के युवा सैन्य में जाकर भर्ती हो, सेना में जाकर भर्ती होना चाहिए।
सेना सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि उनको दिख रहा था आज नहीं कल, कल नहीं परसों यह देश स्वतंत्र होने वाला है और बहुत जल्दी स्वतंत्र होने वाला है। इस स्वतंत्र देश को एक मजबूत सेना चाहिए और सेना के लिए हमारे युवक चाहिए। इसलिए उनका आग्रह था कि सेना में भर्ती होना चाहिए। और इसलिए साहित्यकारों को उन्होंने कहा, जब राष्ट्र है तो कलाएं हैं, तो लेखन है, तो नाट्य है, तो सब कुछ है। और अगर राष्ट्र ही नहीं है, देश ही नहीं है, तो कहां का लेखन, कहां की कलाएं। इसलिए राष्ट्र सर्वप्रथम, हमें राष्ट्र को मजबूत करना है। पहले राष्ट्र की ओर ध्यान दो। एक बार राष्ट्र स्वतंत्र हो गया, मजबूत हो गया, तो फिर इन कलाओं में अलग अलग विधाओं में निखार आएगा। और इसीलिए सावरकर जी ने सैनिकीकरण का जबरदस्त समर्थन किया। ठीक 1-2 वर्ष के बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सावरकर जी ने युवकों से लगातार अपील की कि आप सेना में जाओ, सेना में जाओ। उनका कहना था कि अगर आप सेना में जाओगे तो ये अंग्रेजों से कुछ न कुछ सेना की, सैन्य की, सैनिकी शिक्षण की कुछ बातें सीख पाओगे। और जब तक हमारा देश स्वतंत्र होगा, उनको निश्चित था, उनको दिख रहा था कि 4-5 वर्ष के बाद हमारा देश स्वतंत्र होगा, आजाद होगा, तब हमारे देश की सुरक्षा के लिए यही युवक सामने आएंगे, यही युवक हमारे काम में आएंगे। लेकिन तत्कालीन समाज सावरकर को समझ नहीं पाया। सावरकर की उस समय भी बहुत ज्यादा अवहेलना हुई, उपेक्षा हुई। सावरकर जी को रिक्रूट वीर ऐसा कहा जाने लगा। लेकिन सावरकर जी को इन सब की आदत सी पड़ चुकी थी। वे स्पष्ट थे, उनको स्पष्ट दिख रहा था। और इसीलिए उनके अपील पर अनेक युवक ये सेना में शामिल हुए। और इसका जो इसकी फल निष्पत्ति हम कह सकते हैं, वो दिखी जब 25 जून 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बड़े कृतज्ञता के साथ, बड़े सम्मान के साथ वीर सावरकर जी का नाम लिया। और नेताजी ने कहा कि यह वीर सावरकर जी की नीति का परिणाम है कि मुझे आजाद हिंद सेना के लिए इतने सारे भारतीय सैनिक मिल सके हैं। सावरकर जी से प्रेरित होकर इनमें से अधिकांश सैनिक ये सेना में भर्ती हुए हैं। जापान के एक बड़े साहित्यकार हो चुके हैं, उनका नाम है जॉर्ज ओसावा। जॉर्ज ओसावा साहब ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, उसमें एक पुस्तक है द टू ग्रेट इंडियंस इन जापान, श्री रास बिहारी बोस एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1954 में लिखी हुई यह पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने नेताजी के जो जीत हुई शुरुआत में उसके बारे में लिखा है। वे लिखते हैं, मिरेकल वॉज अकम्प्लिश्ड, मिरेकल वॉज अकम्प्लिश्ड, द शूटिंग वॉज स्टॉप्ड, shooting by Indian soldiers. The shooting was stopped. Savarkar's militarization policy in World War II began to shape. सावरकर जी की जो मिलिटराइजेशन की पॉलिसी थी, जो योजना थी सैनिकीकरण की, वो अब आकार ले रही है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मणिपुर तक पहुंच गए थे, उस समय दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू ये गरज रहे थे कि नेताजी अगर सेना के साथ भारत पर आक्रमण करने आए तो मैं तलवार लेकर उनका सामना करने के लिए सामने जाऊंगा। ये दुर्भाग्य था हमारे देश का। लेकिन वीर सावरकर जी ने बहुत दूर का देखा था। 1960 में मृत्युंजय सावरकर नाम से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में उन्होंने आगाह किया था इस देश को, उन्होंने आगाह किया था पंडित नेहरू को कि तिब्बत से
जरा बच के रहना है, चीन से जरा बच के रहना है। चीन ने तिब्बत पर लगभग अपना कब्जा कर लिया है और इसलिए आज न कल ये चीन हम पर भी आक्रमण करेगा। 1953 और 54 में उनके जो भाषण हैं उसमें बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि तिब्बत यह चीन और हमारे बीच का बफर जोन है, तिब्बत स्वतंत्र रहना यह हमारे सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए हम पूरा प्रयास करें कि चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार, अपना कब्जा नहीं करना चाहिए, वो नहीं होने देना चाहिए, इसके पुरजोर प्रयास करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी बातों को समझने के लिए राजनीतिक शक्ति दिल्ली में नहीं बैठी। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध के नायक थे जनरल सैम मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ यहां उस समय के सेनापति थे और सैन्य के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, सेना की रणनीति के क्षेत्र में बहुत मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व का परिणाम था कि हमें पूर्व में बांग्लादेश की फ्रंट पर और पश्चिम में लाहौर और उस तरफ की फ्रंट पर भी दोनों तरफ हमें विजय मिली थी। वो जनरल मानेकशॉ ने 26 फरवरी 1977 को एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इंदिरा गांधी जी के स्थान पर वीर सावरकर इस भारत के प्रधानमंत्री होते तो 1966 में लाहौर पर भारत का तिरंगा फहरता। जनरल मानेकशॉ के उद्गार है। सावरकर जी की सोच बहुत दूर की थी, वे दूर का सोचते थे। 1961 के एक कार्यक्रम में, पुणे में जो कार्यक्रम हुआ था, उनके सम्मान में, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, तो एक बहुत बड़े समाजवादी नेता एसएम जोशी जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमें वो 1910 के सावरकर चाहिए, वो क्रांतिकारी सावरकर चाहिए जिनमें देश के प्रति जज्बा था, वो सावरकर हमें चाहिए। सावरकर जी ने अपने उत्तर में बाद में जो उन्होंने अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि जोशी जी को 1910 के सावरकर समझने में 1960 का समय हो आया है। शायद आज के सावरकर समझने में उनको और कुछ वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सावरकर तो समझना वास्तव में कठिन था। जब 1944-45 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर लगभग था, उनके ध्यान में आया था कि अब भारत तो स्वतंत्र होने में कुछ ही वर्ष बाकी है, 1-2 वर्ष में भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो उन्होंने अपना पूरा जोर ये भाषा शुद्धि अभियान पर लगाया और उन्होंने कहा कि अपने इस देश को अपनी अपनी भाषा होनी चाहिए, अपने शब्द होने चाहिए, हम स्वतंत्र होने वाले हैं, इस स्वतंत्र देश में हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक राज व्यवहार कोष बनाने की बात कही। बाद में सीपी एंड बरार के जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उन्होंने डॉक्टर रघुवीर जी के नेतृत्व में एक जो कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने राज व्यवहार कोष के लिए, वो कमेटी थी, उसने लगभग सावरकर जी ने कहे हुए सारी बातें स्वीकार की थी। आज भी अनेक शब्द, चाहे संसद है, लोकसभा है, महापौर है, चित्रपट है, ये सारे शब्द सावरकर जी ने दिए हुए हैं। सावरकर जी के शब्दों की ऐसी सूची निकालेंगे तो 100 के ऊपर ऐसे शब्द निकलते हैं जो रोज के व्यवहार में आप और हम उपयोग करते हैं। ऐसे दृष्टा सावरकर। दुर्भाग्य से इन सावरकर के प्रति हमने न्याय नहीं किया इस देश में। स्वतंत्रता के तुरंत बाद गांधी वध के झूठे आरोप में सावरकर जी को 14 महीने की जेल हुई। जेल में मानसिक यातनाएं दी गई, उसमें से वे निष्कलंक निर्दोष बाहर निकले। तो 1950 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान भारत के दौरे पर आने वाले थे और उस समय सावरकर जी बेलगांव में थे, तब बेलगांव में उनको पकड़कर जेल के अंदर डाला गया। क्यों? लियाकत अली को सावरकर जी से खतरा है, इसके लिए। सावरकर जी की इस देश में बहुत विटंबना हुई शुरुआत में, लेकिन अब नहीं। अब इस देश में
सावरकर जी के विचारों की स्वीकृति बढ़ रही है। सावरकर साहित्य की बिक्री अपने उच्चांक पर है। यह देश सावरकर को समझ रहा है, सावरकर की बात मान रहा है, सावरकर के दिए हुए विचारों को समझ रहा है। उनको समझना, सावरकर जी को के विचारों को इस प्रकार से ठीक से समझना, उस पर अमर लाना, यही उनके प्रति हम सभी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज उनके इस जयंती के अवसर पर मैं पुनः उनका स्मरण करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।